हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों के लिए कई लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखा होगा, जिसमें मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, आरएनए का स्ट्रक्चर और फिर ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे टॉपिक्स हमने आप लोगों के लिए अपलोड किया। तो उसके बाद उस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है और कैसे होता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये लाइफ की, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करने से पहले सबसे पहले जो आप सब लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जान ले कि बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, यानी केंद्रीय सिद्धांत। पूरा जो जीवन है, हम और आप जो सांस ले रहे हैं, जो जी रहे हैं, और हम आप ही नहीं, जितने एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं, जितने प्लांट्स, यानी सारी की सारी लाइफ, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं, जितना हम जानते हैं, जो इस धरती पर है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, किसी और ग्रह पर अगर हो कहीं तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि उस जीवन का केंद्रीय सिद्धांत क्या होगा। लेकिन जो धरती पर जीवन है, इसका एक ही केंद्रीय सिद्धांत है, सेंट्रल डॉगमा जिसको हम कहते हैं। एक केंद्रीय सिद्धांत, इसी के सारे सभी जीवन चलता है, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो। इस सिद्धांत की हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, और वो सिद्धांत ये है कि कोई भी जीवन है, चाहे वो बैक्टीरिया का है, प्रोटोजोआ का है, या मैमल का है, या प्लांट का है, उसके जीवन की सारी सूचनाएं, उसका जीवन कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उस जीव का शरीर कैसे काम करेगा, कैसे सांस लेगा, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कितने दिन जिएगा, ये लगभग तमाम सूचनाएं उसके डीएनए में लिखी हुई होती हैं, उसके डीएनए में लिखी हुई होती है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई बिल्डिंग बननी है, तो बिल्डिंग कितनी बड़ी बननी है, कितनी ऊंची बननी है, कितने कमरे होंगे, कितने दरवाजे होंगे, कहाँ कहाँ दरवाजे होंगे, ये सारी सूचनाएं उस बिल्डिंग की कहाँ रहती हैं, एक ब्लूप्रिंट में, नक्शे में। मकान का नक्शा होता है ना, उसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। उसी ब्लूप्रिंट में उस डीएनए, उस जीव की तमाम सूचनाएं, उस बिल्डिंग की तमाम सूचनाएं होती हैं। उसी तरह से किसी जीवन का, किसी जीव का, किसी ऑर्गेनिज्म का जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शा है, वो उसका डीएनए है। उसके डीएनए में ये सूचना लिखी हुई है कि वो ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, कितना लंबा हो सकता है ना, उसके कितने हाथ, कितने पैर होगा, उसके स्किन का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये सारी सूचनाएं उसके डीएनए में लिखी। किस भाषा में? न्यूक्लियोटाइड की भाषा, जिसके उस भाषा के 4 ही अक्षर होते हैं, है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इन्हीं 4 अक्षरों से वो एक सूचना लिखी हुई है। अब वो सूचना वहां से बाहर आनी है, डीएनए से बाहर निकलनी है, जहां उसको काम करना है, उस सूचना को जहां इस्तेमाल होना है उस सूचना का। तो कैसे बाहर निकलता है? प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, जो पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं। आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है, मैसेंजर आरएनए मुख्य रूप से।
जो डीएनए से सूचना लेकर आता है यहाँ, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कहीं कहीं कुछ आरएनए वगैरह में ये सूचना वापस आरएनए से डीएनए में भी जाती है, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बहरहाल इससे अभी हमारा मतलब नहीं है। अब ये जब सूचना डीएनए की आरएनए में आ गई, दोनों की लैंग्वेज एक है, इसकी लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड और इसकी लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड है। अब इस सूचना से वास्तव में काम होना है। जो काम करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो वर्कर मॉलिक्यूल्स हैं, वो बनने, जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। तो आरएनए की सूचना प्रोटीन में बदलती है। जो वास्तविक मॉलिक्यूल हैं, जो हमारे शरीर को इतना लंबे हम हैं तो इतने लंबे, इसको इतनी लंबाई देने वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोटीन। हमारे स्किन का जो वास्तविक कलर है, इसको ये कलर देने वाला कौन मॉलिक्यूल है? वो प्रोटीन है। प्रोटीन शब्द प्रोटियोस से बना है। प्रोटियोस का मतलब होता है लैटिन में ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी सबसे पहली प्राथमिकता वाले ये मॉलिक्यूल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल प्रोटीन। वास्तव में एक जीवन को, वो जीवन कैसा है वैसा बनाने वाले वास्तविक मॉलिक्यूल जो वो प्रोटीन्स होते हैं। अब वो प्रोटीन कई तरह के होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, उनका विशेष स्ट्रक्चर होता है। और विशेष स्ट्रक्चर वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? उनके विशेष अमीनो एसिड के सीक्वेंस से। प्रोटीन किस चीज से बना है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना है। तो अमीनो एसिड का जैसा सीक्वेंस होगा वैसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, और वैसा ही प्रोटीन का फंक्शन। प्रोटीन का फंक्शन कैसा होगा? जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? किस चीज पर डिपेंड करेगा? प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। कुल 20 ही अमीनो एसिड होते हैं। उन्हीं 20 अमीनो एसिड से, उनके अलग अलग क्रम से, अलग अलग सीक्वेंस से अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। हजारों लाखों तरह के प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर है अल्फाबेट में, अंग्रेजी के अल्फाबेट में, अब 26 लेटर से पूरी डिक्शनरी बन जाती है ना? लाखों वर्ड्स बन जाते हैं उन्हीं लेटर्स को आगे पीछे इधर उधर जोड़ तोड़ के। उसी तरह से 20 अमीनो एसिड से तमाम तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। हर प्रोटीन का एक निश्चित फंक्शन होता है, निश्चित स्ट्रक्चर होता है। और कैसे निश्चित ये स्ट्रक्चर होता है? क्योंकि उसमें अमीनो एसिड का एक निश्चित क्रम होता है और उसी के अनुसार वो प्रोटीन विशेष काम करता है। बहुत सारे प्रोटीन, विशेष प्रोटीन मिलकर हमारी लंबाई को निर्धारित करेंगे। बहुत सारे कुछ विशेष प्रोटीन्स मिलकर हमारे स्किन के कलर को निर्धारित करेंगे, है ना? हमारे बाकी दूर सारे एक एक गुण, जितने भी गुण अवगुण जो भी हमारे में है, वो सब किसने निर्धारित किया? प्रोटीन्स। एक एक गुण के पीछे कई प्रोटीन हो सकते हैं। अब वो प्रोटीन कैसे वैसा बने भाई? उसमें अमीनो एसिड का एक विशेष सीक्वेंस होगा। वो कैसे तय होगा कि यही सीक्वेंस होगा? क्योंकि ये जो आरएनए है, ये यही सूचना लेके आया है इस प्रोटीन को ऐसा ही बनना है। ये एक विशेष सूचना लेके आया, उसी के अनुसार ये प्रोटीन बना। और ये वो सूचना कहां से लाया है? डीएनए से। तो डीएनए और आरएनए दोनों की भाषा एक है। डीएनए और आरएनए दोनों की भाषा एक है। क्या भाषा है? डीएनए की भाषा है न्यूक्लियोटाइड, आरएनए की भाषा है न्यूक्लियोटाइड। दोनों की भाषा न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए डीएनए से आरएनए में जब कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, क्योंकि भाषा नहीं बदली। हिंदी से हिंदी लिखा आपने, अंग्रेजी से अंग्रेजी लिखा, ट्रांसक्रिप्शन। जब हिंदी को अंग्रेजी में लिखेंगे आप, या अंग्रेजी को हिंदी में लिखेंगे, तब वो ट्रांसलेशन कहलाएगा, यानी जब भाषा बदले। तो आरएनए से डीएनए जब प्रोटीन बनता है तो भाषा बदल जाती है। प्रोटीन की भाषा है अमीनो एसिड,
आरएनए की भाषा थी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की भाषा को प्रोटीन की भाषा में बदलना है, इसलिए इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन, क्योंकि एक भाषा दूसरे भाषा में बदल रही है। अब आरएनए यानी जो एक न्यूक्लिक एसिड है जिसकी भाषा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि 4 ही तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड, और इनसे ये जो भाषा बन रही है प्रोटीन की भाषा, इसमें अमीनो एसिड कितने हैं? 20 अमीनो एसिड है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड से 20 अमीनो एसिड की भाषा बनानी है। थोड़ा कठिन काम है, देखते हैं कैसे होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक छोटा सा समरी है। जैसे ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये खान एकेडमी का से फोटो लिया हमने। ये डीएनए मॉलिक्यूल है और ये ओपन हो गया है, खुल गया है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और इसके एक मॉलिक्यूल से ये एक आरएनए मॉलिक्यूल बना। ये डीएनए है, इसे ट्रांसक्रिप्शन होकर ये आरएनए बना। आरएनए बाहर आ गया, आरएनए बाहर आ गया। अब इस आप आरएनए में देख रहे हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हुए हैं, बेसेस लिखे हुए हैं, AUG, AUC, UCG, UAA। तो ये दरअसल 3-3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कॉर्डन बनाते हैं, एक कोड होता है, और हर कोड से एक अमीनो एसिड बनता है। हर कोड का मतलब एक अमीनो एसिड होता है। जैसे AUG है, तो AUG का मतलब है, AUG का मतलब है मेथियोनिन। फिर अगला कोड है AUC, AUC का मतलब है आइसोल्यूसिन। फिर अगला कोड है UCG, अब UCG का मतलब जो अगला अमीनो एसिड होगा। इस तरह से आरएनए में ये जो बेसेस दिख रहे हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 3-3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाते हैं, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। कोड का मतलब है कि उसका मतलब होता है कि ये अमीनो एसिड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड अगर होगा तो ये अमीनो एसिड रहेगा। ये 3 बेसेस हैं, तो इसका मतलब है ये अमीनो। तो इस ये पूरी यही भी सेंट्रल डॉगमा है। डीएनए, डीएनए से ये लाल रंग वाला आरएनए, और आरएनए से फिर ये पॉलीपेप्टाइड। चलिए इसके बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन हम जाने। प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या हो सकता है भाई? हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है। जैसे हमारे सेल्स जो है वो, सारे सेल जो हमारे वो प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से और न्यूक्लिक एसिड से, इसी चीजों से तो बने हैं। तो स्ट्रक्चर जो जो प्रोटीन, जो सेल को बनाने वाले प्रोटीन है, जो सेल के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गए। अगर कोई प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहा है, किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, तो ये एंजाइम हो गया। अगर कोई प्रोटीन इंफॉर्मेशन के रूप में जा रहा है, किसी दूसरे रिएक्शन को एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी ऑर्गेनल को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको ये काम करना है, तो वो हार्मोन हो गया। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये दरअसल है क्या? इट इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। ध्यान रहे, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में थोड़ा सा फर्क है। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहां पर ये जो चेन बन रही है अमीनो एसिड की, ये जो चेन बन रही है, एक चेन बन गई ना, 3 अमीनो एसिड की चेन बन गई, ठीक, स्ट्रेट चेन है ये। दिस स्ट्रेट चेन इज अ पॉलीपेप्टाइड, इट इज नॉट अ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड नाम आया है जो बीच में बॉन्ड्स होते हैं इनके ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इसलिए क्रम से पेप्टाइड बॉन्ड्स कई सारे रहेंगे, इसलिए हम पॉलीपेप्टाइड। तो जब अमीनो एसिड की ऐसे सीधी चेन होगी, ये पॉलीपेप्टाइड कहलाएगी, और इसमें भी फंक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे इससे एंजाइम बनना है, तो अभी इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। हार्मोन बनना है, अभी इसमें हार्मोनल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं आएगी?
क्योंकि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। This polypeptide doesn't have a 3 dimensional structure, and unless and until it has a 3 dimensional structure, it cannot be called a protein. It is just a polypeptide. पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का रिश्ता समझने के लिए आप यूं समझिए, जैसे आपको शादी में जाना है, नए कपड़े चाहिए, तो आप मार्केट से गए और आपने पैंट और शर्ट का कपड़ा खरीद लिया, ड्रेस नहीं, कपड़ा, पैंट की लेंथ कटवा के उसने आपने ले लिया और शर्ट के कपड़े के लिए भी कपड़ा कटवा लिया, आप ले आए। अब वो जो पैंट और शर्ट के जो कपड़े हैं, वो क्या आप पहन के किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी की शादी में आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। वो है कपड़ा, लेकिन आपके काम का नहीं है, आप उसको पहन के नहीं जा सकते हैं, जबकि है वो भी कपड़ा। तो जैसे ये कपड़ा वो क्या है, यही पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे समझ लीजिए। पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं, काम नहीं कर सकता, एंजाइम का रोल नहीं प्ले कर सकता है, हार्मोन का रोल नहीं प्ले कर सकता। अब उस कपड़े का आप क्या करेंगे, आप उसको एक टेलर के पास ले जाएंगे, दर्जी के पास ले जाएंगे, वो दर्जी आपके शरीर का माप लेगा, लंबाई चौड़ाई हाथ वाथ का सबका माप लेगा, है ना। फिर उस माप के अनुसार क्या करेगा, उस कपड़े को काटेगा, छांटेगा, कटिंग करेगा। काट छांट के बाद कुछ कुछ उसमें से बहुत सारे कपड़े के टुकड़े बाहर निकल जाते हैं, है ना, स्क्रैप निकल जाता है। अब जो बचा हिस्सा उसको सिलाई करेगा, उसको फोल्डिंग करेगा। जैसे ये शर्ट की बांह है, तो क्या किया इसने कि ऐसे कपड़ा था, ऐसे लेके इसको ऐसे मोड़, इसको ऐसे फोल्ड कर, तभी तो ये ट्यूबुलर हुआ, फोल्ड कर, है ना। तो ये शर्ट है, यहाँ देखिए, इसको क्या किया इसने, लेके ऐसे फोल्ड कर, ठीक। इस बांह को भी क्या किया उसने, फोल्ड कर दिया, ठीक है। तभी तो ये ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर बना, जिसमें अपनी बांह डाल लेते हैं। तो कपड़े को दर्जी ने काटा, कहीं कहीं काटा, कहीं कहीं से फोल्ड किया, फिर कहीं सिलाई की, और भी कुछ करता है। और क्या करता है वो, और दर्जी कपड़े में अक्सर कुछ नॉन कपड़ा मटेरियल टांक देता है। नॉन कपड़ा मटेरियल, नॉन कपड़ा मटेरियल क्या है भाई, जैसे बटन टांग दिया उसने, ये बटन है ना, ये कपड़ा नहीं है। हम कहते हैं हमने कपड़ा पहन रखा है, लेकिन ये बटन, ये क्या है, ये कपड़ा नहीं, ये तो प्लास्टिक है ना। तो उसमें कपड़े की चीज में प्लास्टिक भी चीज लगानी पड़ रही है, तो ये नॉन कपड़ा मटेरियल भी बना रहा है। तो जैसे दर्जी ने कपड़े को काटा, फोल्ड किया, सिलाई किया, और फिर उसमें नॉन कपड़ा मटेरियल लगा दिया, तो अब ये कपड़ा क्या बन गया, ये ड्रेस बन गया, पोशाक बन गई। कपड़े से ये जो हमने पहन रखी है, ये क्या हो गई, ये पोशाक है। इंग्लिश में ड्रेस जिसको कहते हैं, ड्रेस हो गई। नाउ दिस ड्रेस इज अ फंक्शनल प्रॉपर्टी, इसकी एक फंक्शनल प्रॉपर्टी कि हम इसको पहन सकते, है ना, हम इसको पहन के अपना शरीर ढक सकते, इसको पहन के कहीं पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, हम ये पहन के आपका क्लास ले सकते हैं। इट इज अ फंक्शनल प्रॉपर्टी, ये हमारे काम आ सकता। वो कपड़ा जो था, वो सिंपल कपड़ा, वो नहीं काम आ सकता, उसी को इस रूप में ला दिया गया है। Is it now this dress has a 3 dimensional structure. This dress has a 3 dimensional structure. देखिए इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है ना, ऊंचाई भी है, 3 dimensional structure। उसी तरह से जब ये पॉलीपेप्टाइड है, इसमें भी 3 dimensional स्ट्रक्चर आ जाएगा। कुछ फोल्डिंग होगी, इसकी जगह जगह से फोल्डिंग होगी। कहीं कहीं क्या होगा कि कहीं कहीं से काट छांट के निकाला भी जाएगा, जो बेकार चीज होगी, फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग होने के बाद इसमें अक्सर, जैसे कपड़े में नॉन कपड़ा मटेरियल टांगा गया, वैसे इसमें पॉलीपेप्टाइड में नॉन पॉलीपेप्टाइड मटेरियल भी टांका जाएगा। नॉन पॉलीपेप्टाइड मटेरियल, नॉन प्रोटीन मटेरियल क्या है भाई, बहुत सारे प्रोटीन्स में
किसी में कार्बोहाइड्रेट जोड़ना पड़ता है, ठीक। किसी में वो कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाने लगता है। किसी में फास्फोरस जोड़ना पड़ेगा, फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा, वो फास्फोप्रोटीन कहलाता है। किसी में न्यूक्लिक एसिड जोड़ना पड़ेगा, वो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। किसी में लिपिड जोड़ना पड़ेगा, लाइपोप्रोटीन कहलाता है। और ये सब जोड़ने के बाद वो हो सकता है प्रोटीन, तब फंक्शनल हो जाता है। तो कपड़े ही की तरह पॉलीपेप्टाइड में भी कुछ कटिंग होती है, कुछ फोल्डिंग होती है, कुछ स्टिचिंग होती है, और कुछ नॉन प्रोटीनेशियस मटेरियल ऐड कर दिया जाता है, कहीं लिपिड तो कहीं कार्बोहाइड्रेट तो कहीं फास्फोरस, ऐसे ऐसे। अब उसके बाद वो जाके पॉलीपेप्टाइड जो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है। इट कैन वर्क as an enzyme, it can work as a hormone, or it can work as a structural protein, it can work as an informational protein. So this is how why because now the polypeptide has acquired a three-dimensional structure. Now the polypeptide has acquired a three-dimensional structure, and that's why now it has become functional. One thing you must remember, that the actual function of a protein largely comes from its three-dimensional structure. एक प्रोटीन का जो रोल होता है, जो फंक्शन होता है, उसका बड़ा हिस्सा, भले सारा नहीं लेकिन बड़ा हिस्सा उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से आता है, न कि वो किस चीज से बना है, वो कैसे अमीनो एसिड से बना है, किस क्रम में बना है। ये क्रम, ये अमीनो एसिड उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को यही निर्धारित करते हैं। लेकिन जब ये बार निर्धारित कर दिए तो अब उस प्रोटीन का जो फंक्शन है, जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है, it is largely due to the polypeptides, the proteins three-dimensional structure. ठीक उसी तरह से जैसे इस कपड़े को हमने पहन रखा है, अब पहन लेने के बाद ये कपड़ा किस चीज से बना है ये बहुत मायने नहीं रखता है ना। कॉटन से बना है तो भी ये हमारा शरीर ढकता है, पॉलिएस्टर से बना है तो भी ढकता है, वूल से, ऊन से बना है तो भी ढकता है, तो भी काम करता है। तो काम करने के पीछे एक कपड़ा ड्रेस की तरह काम करे, हमारे शरीर को ढक सके, इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ये इसका एक पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, इसका एक पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक, किस चीज से बना है उतना मायने नहीं रखता है। उसी तरह से प्रोटीन का जो वास्तविक रोल है वो उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से आता है, वो उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से आता है। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फंक्शनल कैसे हुआ, इसके अंदर कुछ मैच्योरेशन प्रोसेसेस हुआ, उसमें क्या हुआ, थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग हुई, और फिर कुछ नॉन पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर जोड़े गए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, फिर क्या होगा, एंड इट्स सब्सीक्वेंट मैच्योरेशन इनटू फंक्शनल प्रोटीन। पहले पॉलीपेप्टाइड बन गया, फिर उसका मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन यानी जैसी जरूरत है वैसी फोल्डिंग हुई, फिर उसमें कुछ कटाई छटाई हुई, उसमें हो सकता है नॉन पॉलीपेप्टाइड मटेरियल जुड़ा, ये सब एक्सेट्रा। दिस इज द मैच्योरेशन प्रोसेस। तो पॉलीपेप्टाइड इस मैच्योरेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन में बदलता है, और प्रोटीन का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड में, आरएनए मॉलिक्यूल से आया। आरएनए मॉलिक्यूल में कहां से आया? डीएनए मॉलिक्यूल से। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में इसमें
इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक, हाँ, तो इसे हम ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज से अमीनो एसिड की लैंग्वेज में कन्वर्सन। तो ट्रांसलेशन हो, प्रोटीन की सिंथेसिस हो, इसके लिए सबसे पहले जब कोई सिंथेसिस होनी होती है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो, क्या क्या चाहिए, उन चीजों का हम एक लिस्ट बना, ठीक ना, कुछ बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग में क्या क्या चाहिए उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उन सामानों को पहले इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो होती है जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड यानी सूचना पहले किस भाषा में लिखी है? न्यूक्लियोटाइड की भाषा में, जो डीएनए में था, जो आरएनए में है। और अब बनाना है क्या चीज? अमीनो एसिड की भाषा से प्रोटीन बनाना है। तो न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड में आना है। तो न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड में आने के लिए कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा कौन बदल सकता है? जो दोनों भाषा जानता हो, जो दोनों भाषा जानता हो। ठीक, तो एक भाषा से दूसरी भाषा के बदलने के लिए एक कुछ कुछ गाइड होगा ना, कि भाई इसका मतलब क्या है, रोज का मतलब गुलाब होता है ना, तो लोटस का मतलब कमल होता है, मैंगो मतलब आम होता है, गुआवा मतलब अमरूद होता है। ये एक हमारे पास इस तरह का चाहिए ना, एक भाषा से दूसरे भाषा में जो बदलने के लिए जो कोड है वो हमें चाहिए। ठीक, तभी तो हम बदल पाएंगे। तो यहां भी न्यूक्लियोटाइड की भाषा से अमीनो एसिड की भाषा में आने के लिए जेनेटिक कोड होता है। ये कोड फिक्स है, ये बताता है कि अमीनो न्यूक्लियोटाइड ये है तो अमीनो एसिड ये हो, ये न्यूक्लियोटाइड है तो अमीनो एसिड ये हो गया, आरएनए में ये न्यूक्लियोटाइड है तो प्रोटीन में ये अमीनो एसिड होगा। ठीक, ये जेनेटिक कोड है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिर मकान बनाना है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना, फावड़ा चाहिए, तो वो उसके लिए जो जिससे ईंट वगैरह जोड़ते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो चाहिए, जिससे वो सीमेंट ले आके रखते हैं, फिर ईंट को जोड़ते हैं, और तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मकान बनाने में जरूरत पड़ सकती है। या कुछ भी आपको बनाना है, मकान बनाना है या आपको किचन में कोई रेसिपी बनानी है, तो हर चीज में तीन तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, चाहे मकान बनाना हो, चाहे किचन में आपको हलवा बनाना हो। सबसे पहले सूचना, मकान बनाना है तो भी सूचना चाहिए, ब्लूप्रिंट नक्शा होगा, वरना मकान अच्छा नहीं बनेगा, बेकार बन जाएगा। किचन में हलवा बनाना है आपको तो भी सूचना चाहिए। सूचना यानी आपको पता होना चाहिए कि हलवा कैसे बनता है ना, कितने बेसन में कितना घी पड़ता है, कितना चीनी पड़ता है। ठीक, ये आपको उसका जो सूचना है, इंफॉर्मेशन, वो आपको पता। तो सबसे पहली चीज सूचना, इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक कोड वही है। पॉलीपेप्टाइड बनाना है उसके लिए सूचना, ये जेनेटिक कोड है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मकान बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, घर किचन में हलवा बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो कुछ भी बनाना है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक, तो प्रोटीन बनाने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? इसके इंस्ट्रूमेंट्स है मैसेंजर आरएनए, जिसमें सूचना लिखी हुई है, ट्रांसफर आरएनए, जो इस मैसेंजर आरएनए की सूचना को ट्रांसफर करेगा, बदलेगा अमीनो एसिड। ये ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है सूचना को। राइबोसोम वो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है। बहुत सारे एंजाइम चाहिए, कुछ फैक्टर्स चाहिए। ठीक, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट। अब उसके बाद रॉ मटेरियल, मकान बनाना है, रॉ मटेरियल क्या है? ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, रॉ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। या अगर किचन में आपको कुछ बनाना है, हलवा बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। खाली सूचना से नहीं होगा, किताब आपने लेके बैठ गए कि इसमें हलवा बनाने का रेसिपी दिया है, तो उससे हलवा नहीं मिलेगा। हलवा कैसे मिलेगा? जब हमारे पास उसके लिए रॉ मटेरियल भी हो, और उस रॉ मटेरियल से हम उस मेथड से हलवा वास्तव में बनाएं, तब मिलेगा। तो उसी तरह से प्रोटीन के लिए भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए।
सूचना चाहिए. जेनेटिक कोड इज द इंफॉर्मेशन. Instruments are the instruments that will put the raw materials together. Instruments that will read the information from RNA. You have to read the information in your recipe book. Similarly, RNA has to read information in the ribosome has the read information in RNA. Okay, and then there are instruments which will put the raw materials together according to the information. And what are the raw materials? The raw materials are here 20 amino acids. The 20 amino acids which form a polypeptide molecule are the real raw materials. ये raw material कच्चा माल अमीनो एसिड है, उन्हीं को जोड़ जोड़ के बनाना है. उनको जोड़ते जाना है, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा. समस्या यही थी कि किस क्रम में जोड़े, अमीनो एसिड को किस क्रम में जोड़े, उसकी सूचना क्या है. उसकी सूचना आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में लिखी हुई है ना. और मैसेंजर आरएनए में जो सूचना लिखी है उसको पढ़े कौन? पढ़ने वाला भी तो चाहिए. तो उसको पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए, पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम भी, ये उसकी सूचना को पढ़ते. तो जेनेटिक कोड, द इंफॉर्मेशन, द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द रॉ मटेरियल्स, दीज आर द थ्री बेसिक क्लासेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स. Now let us know something about the genetic code. ये जीवन का एक अनोखा रहस्य है जेनेटिक कोड, बहुत ही गूढ़ रहस्य है. अभी तक हम सबको पूरा पता नहीं चला कि ये बना कैसे है, कैसे आया. सेल्स डिकोड मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए में जो सूचना लिखी हुई है उसको सेल कैसे डिकोड कर रहा है? बाय रीडिंग देयर न्यूक्लियोटाइड्स. उनकी न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ के इन ग्रुप्स ऑफ 3, तीन न्यूक्लियोटाइड का एक एक समूह बनता है, उसको कॉडन कहते हैं. तीन न्यूक्लियोटाइड ए यू जी है ना. एडेनिन है, यूरासिल है, ग्वानिन है. 3 का मतलब हो गया इसका 3, इस 3 का मतलब होता है मेथियोनिन. उसी तरह से हर 3 न्यूक्लियोटाइड ही मिलकर एक एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं. अब सवाल उठता है कि 3 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? तो प्रकृति की का मैथमेटिक्स देखिए, प्रकृति का मैथमेटिक्स ऑफ नेचर. 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं. न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के? 4 तरह के. क्यों? क्योंकि 4 तरह के बेसेस होते हैं. और अमीनो एसिड कितने तरह के हैं? 20 तरह के. अमीनो एसिड 20 तरह के. तो 4 न्यूक्लियोटाइड और 20 अमीनो एसिड, 4 को 20 में बदलना है. 4 की भाषा से 20 अक्षर की भाषा बनानी. दिक्कत है ना. अगर न्यूक्लियोटाइड 4 और अमीनो एसिड भी 4 होते तो स्थिति उतनी कठिन नहीं होती भाई. हर एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब कोई एक अमीनो एसिड हो जाता. अगर 4 ही न्यूक्लियोटाइड हैं और 4 ही अमीनो एसिड भी होते तो क्या होता? What would have happened? Each nucleotide would have coded for 1 amino acid, but that's not the case. Nucleotides are 4 only, and amino acids are 20. So 1 for 1 can't do. So what is the way out? You have to make combinations. Nature has had to make combinations of nucleotides. प्रकृति को न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करना पड़ा ताकि कॉम्बिनेशन से क्या होगा, संख्या ज्यादा बढ़ जाए. भाई 26 लेटर है अंग्रेजी का और हजारों लाखों वर्ड्स बनाने होते हैं तो कैसे बनते हैं? उन 26 के वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं. ठीक. तो इसी तरह से इसको भी कंबाइन करना पड़ा. तो अब देखिए 2-2 को अगर कंबाइन किया जाएगा तो क्या होगा? 4 न्यूक्लियोटाइड है और 2-2 का कॉम्बिनेशन बना है. कुल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते? सिंपल फार्मूला है, 4 न्यूक्लियोटाइड है, 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना तो स्क्वायर कर दीजिए. 4 to the power 2. 4 to the power 2 आप करेंगे तो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 16. कुल कॉम्बिनेशंस की संख्या कितनी हो जाएगी? 16. 16 नंबर भी 16 is not sufficient because you have 20 amino acids.
और दो का करने पर कॉम्बिनेशन 16 ही बन रहा है। तो 2 से काम नहीं चलने वाला है। अब 2 के बाद अगली संख्या कितनी होती है? 3 की। 2 के बाद अब 2.5 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2.5 न्यूक्लियोटाइड तो लिए नहीं जा सकते हैं। 2 के बाद 3। 3 से कितने हो रहे हैं? संख्या कुल गिनिए, कैलकुलेट करिए। 4 न्यूक्लियोटाइड है और आप 3-3 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यानी इसके साथ 1 2 3, ठीक। फिर इसको बाद में कर दीजिए, इन दोनों को अलग पहले कर दीजिए। जैसे भी कुल कितने तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 का पावर 3 कर दीजिए, 4 टू द पावर 3। 4 न्यूक्लियोटाइड है और 3-3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 टू द पावर 3। और ये संख्या कुल कितनी हो जा रही है? 4 into 4 into 4, that is equal to 64. This 64 number is more than enough. You needed only 20 codes and now you are getting 64 codes. लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप 2 कर रहे थे तो 16 मिल रहा था और आपने 3 किया तो 64 मिल गया। तो आपको 64 वाली संख्या ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 16 में काम नहीं चलेगा और 64 मोर देन सफिशिएंट है। इसलिए 3 से आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, 4 लेने की नहीं जरूरत थी, क्योंकि वहां पे बहुत वेस्टेज होता। तो प्रकृति ने क्या किया? 3-3 के कॉर्डन्स को चुन लिया। कितनी देखिए होशियार प्रकृति है। एग्जैक्ट जहां पर ऐसी संख्या चुनी प्रकृति ने कि इससे कम पर काम नहीं चलने वाला था और इससे अधिक में बहुत ज्यादा वेस्टेज होता। और जो 64 है तो ये मोर देन सफिशिएंट। 20 ही चाहिए, 64 मिल जा रहा है कॉर्डन। 20 ही कॉर्डन चाहिए थे, 64 कॉर्डन मिल जा रहे हैं। कैसे? 3-3 के कॉम्बिनेशन। तो प्रकृति ने चुन लिया, ठीक। तो अब भाई 20 ही चाहिए, 64 हो गए तो करेगी क्या प्रकृति इसका 64 का? बाकी 20 के बाद जो 44 बचे उनका क्या करेगी प्रकृति? उन 44 का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रकृति ने क्या किया कि एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कॉर्डन्स बना दिए। ये मोर देन वन कॉर्डन फॉर वन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कॉर्डन बना दिए और इसका इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका म्यूटेशंस वगैरह जो हो जाते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग आगे पढ़ेंगे कभी इसको कि एक अमीनो एसिड का एक से अधिक कॉर्डन होने से क्या क्या फायदा होता है। सबसे बड़ा ये फायदा होता है, अगर कहीं म्यूटेशन हो गया तो चांसेस होते हैं कि बहुत फर्क ना पड़े, क्योंकि ये कॉर्डन था, अगर ये वाला हो गया तो बदल गया, या तीसरा कहीं बदल गया तो भी ये कॉर्डन उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो म्यूटेशंस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का ये एक बहुत बड़ा तरीका था। म्यूटेशंस के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका प्रकृति ने खोजा। तो ये कॉर्डन की गणित हो गई। मोस्ट कॉर्डन्स स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड। जो 64 में से है उसमें अधिकतर कॉर्डन किसी न किसी अमीनो एसिड के लिए बने हैं, सिर्फ कुछ एक को छोड़कर। देयर आर 3 स्टॉप कॉर्डन। 3 ऐसे कॉर्डन है जो स्टॉप कॉर्डन है, यानी उनका मतलब होता है कि अब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक देना। और एक स्टार्ट कॉर्डन AUG। देखिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक ही कॉर्डन है, लेकिन बंद करने के लिए 3 कॉर्डन, ठीक। ये जेनेटिक कोड का चार्ट है। अब देखिए ये कैसे चार्ट बनता है। यहाँ चारों बेसेस को इधर लिख दिया गया UCAG, और वही 4 बेसेस को इधर भी लिख दिया गया UCAG, ठीक। और इस एक्सिस पर हर रो में चारों कॉलम, चारों अमीनो एसिड, चारों न्यूक्लियोटाइड को लिख दिया गया है UCAG 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 UCAG। अब इसमें क्या क्या किया जाता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला हो गया U U U, दूसरा हो गया U और यहां से ले लिया U और यहां से ले लिया C, UUC। तीसरा क्या हो गया U और यहां से U और यहां से A, और चौथा हो जाएगा U
यहाँ से U और यहाँ से G। इसी तरह से कुल 64 कॉर्डन बन जाते हैं। 64 कॉर्डन बन जाते। अब देखिए कौन कौन से कॉर्डन किसके लिए होते हैं, नाम लिखा हुआ है। ये दोनों कॉर्डन फेनिलैलनिन के, ये दोनों कॉर्डन ल्यूसीन के, ये चारों ल्यूसीन के। इस तरह से आप देख रहे हैं ल्यूसीन के 6 हो गए, 4 यहाँ और 2 यहाँ। ये चारों सेरीन के, ये आइसोल्यूसीन के, ये मेथियोनिन के, ये स्टार्ट कॉर्डन है। स्टार्ट कॉर्डन AUG का मेथियोनिन के लिए होता है ना। और इसका मतलब है कि जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड शुरू होगा, उसकी शुरुआत होगी सिंथेसिस की, तो हमेशा पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन होगा और उसका पहला कॉर्डन AUG होगा। और यहां देखिए ये 3 स्टॉप सिग्नल्स हैं, UAA, UAG एंड UGA। स्टॉप सिग्नल्स का मतलब कि दे डोंट कोड, दीज कॉर्डन्स डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। पहले इसको नॉनसेंस कॉर्डन्स भी कहा जाता था। नॉनसेंस कॉर्डन यानी दे डोंट हैव एनी सेंस बिकॉज़ दे डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। But now we know that they are not nonsense. They do have some sense. वो nonsense नहीं है, कुछ sense है उनके पास। क्या sense है? They know how to stop protein synthesis, how to stop the process of translation. और गाड़ी चल रही है ना, तो सिर्फ एक्सीलरेटर ही नहीं, ब्रेक का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कहाँ रोकना है गाड़ी, कब रोकना है, ठीक है। बिना ब्रेक की गाड़ी किसी काम की नहीं है। तो उसी तरह से जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो उसमें भी ब्रेक चाहिए, तो इसलिए स्टॉप सिग्नल्स हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। And now the characteristics of genetic code. Genetics code के कुछ general characters के बारे में क्या है। पहली बात है ग्रुप ऑफ 3 bases codes for one amino acid, ये आप जान गए हैं। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि जैसे यहाँ पर है कि UU एक एक कॉर्डन हो गया ना, तो अगला UCU ऐसा नहीं होगा कि इसका U इसमें और इसमें कॉमन, ठीक, या इस कॉर्डन के बाद ये कॉर्डन है तो ये नहीं होगा कि इसका कोई U इसमें कॉमन होगा, नहीं। जैसे 3, ये एक कॉर्डन हो गया, फिर ये दूसरा कॉर्डन हो गया 3, है ना, फिर तीसरा 3, तो ओवरलैपिंग नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये 3 एक कॉर्डन हो गया और फिर ये 3 दूसरा हो गया, नहीं, ये 3 इसी के लिए रहेगा, ये इसमें नहीं आएगा, इसके लिए अलग से ये 3 होगा, ठीक, फिर इधर के लिए अलग से 3 होगा। तो ओवरलैपिंग नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग। The sequence of bases is read from a fixed starting point. Fixed starting point यानी जैसे कि कहां से सीक्वेंस, जैसे कोई जीन है यहां से शुरू हो रहा है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये यहां से शुरू होगा, ये नहीं कि कहीं से शुरू हो जाए। हर जीन के लिए एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। इस डीजेनरेट का क्या मतलब होता है यहां पर, वैसे तो डीजेनरेट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहां इसका मतलब है कि most amino acids, for most amino acids there is more than one code, यानी हर अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कॉर्डन है। आप यहाँ देख रहे हैं ल्यूसीन के लिए 6 है, फेनिलैलनिन के लिए 2 है, सेरीन के लिए 4 है। ऐसे ही ये जो प्रॉपर्टी है कि मोस्ट अमीनो एसिड्स हैव मोर देन वन कॉर्डन्स, दिस प्रॉपर्टी इज known in the form that genetic code is degenerate. AUG is the start codon, UAA, UAG and UGA are stop codons, and genetic code is universal. The most important property of genetic code is universal. बैक्टीरिया से लेकर प्लांट से लेकर एनिमल तक में, प्रोटोजोआ से लेकर मैमल तक, आदमी तक, हाथी तक, जेनेटिक कोड समान है। इसमें कोई एनिमल प्लांट का फर्क नहीं, बैक्टीरिया और आदमी का फर्क नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं। जो कोड हिंदू में है वही मुसलमान में है, वही ईसाई में है, वही सिख में है ना, वही जानवर में है, वही कुत्ते में है, वही गधे में है, वही हाथी में है, वही भेल में है, वही पेड़ पौधों में है और वही बैक्टीरिया में। जेनेटिक कोड की अगर AUG, बैक्टीरिया में AUG का मतलब मेथियोनिन है, तो आदमी में भी AUG का मतलब मेथियोनिन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। वोबल हाइपोथेसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। ये थोड़ा भी आगे चल के आप उसको और ठीक से समझेंगे।
कि मैसेंजर आरएनए में कॉर्डन्स हैं। जैसे ये मान लीजिए मैसेंजर आरएनए और उसमें ये 3 कॉर्डन, तो ये कॉर्डन पढ़े जाते हैं कैसे? ये ट्रांसफर आरएनए आता है और इसके पास एंटी कॉर्डन होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉर्डन है मैसेंजर आरएनए के पास और 3 ही न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कॉर्डन, और इस तरह से कॉर्डन और एंटी कॉर्डन की बाइंडिंग हो जाती है। तो कॉर्डन और एंटी कॉर्डन क्या है कि कॉर्डन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एंटी कॉर्डन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर कॉर्डन में यहाँ ए है तो एंटी कॉर्डन में यहाँ यू है, ताकि ए और यू के बीच में बाइंडिंग हो जाए। अगर कॉर्डन में यहाँ पर यू है तो एंटी कॉर्डन में ए है, ठीक, तो ये दोनों की बाइंडिंग हो जाएगी। और कॉर्डन में जी है तो एंटी कॉर्डन में सी होगा, जिससे ये बाइंडिंग। तो ये तो परफेक्ट आइडियल सिचुएशन है कि कॉर्डन जैसा है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए है तो यू, यू है तो ए, जी है तो सी है तो जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कॉर्डन। अब ये बाइंडिंग हो गई, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा कि ट्रांसफर आरएनए आकर अपने सही कॉर्डन के साथ बाइंड कर ले। लेकिन यहां पर अभी एक थोड़ा सा चक्कर है। चक्कर ये है कि ये दो कॉर्डन, दो बेसेस तो ठीक से बाइंड करते हैं, लेकिन तीसरा ठीक से बाइंड नहीं करता है। इससे क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए कि ये कॉर्डन है ए यू जी और ये एंटी कॉर्डन है यू ए, और ये तीसरा वाला सी के बजाय कुछ और है, सी के बजाय ए है, तो क्या होगा? अब ए और इस जी में बाइंडिंग तो होगी नहीं, ये दोनों तो बाइंड कर लिए, लेकिन इसमें बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक। तो क्या प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी? यहां होगी, होगी, तब भी होगी। क्यों? क्योंकि सेल ने क्या सीख लिया है कि भाई कॉर्डन और एंटी कॉर्डन में दो बेस की ही पेयरिंग सफिशिएंट है, दो बेस की पेयरिंग सफिशिएंट है, और तीसरा वाला जो है ना, ये पूरा टाइटली बाइंड ही नहीं करता है, हिलता डुलता रहता है। तो अब तीसरे में क्या होता है कि अक्सर कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं है। जैसे ये कॉर्डन तीसरा सी है या जी है, तो ये तीसरा वाला एंटी कॉर्डन सी नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, और उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इन दोनों की ठीक से बाइंडिंग नहीं होती है। इन दोनों की तो बाइंडिंग ठीक से होगी, इस तीसरे की नहीं होगी, ठीक। तो दिस इज अबाउट वोगल हाइपोथेसिस। तो ये जेनेटिक कोड के बारे में हम लोगों ने जाना, कुछ बेसिक चीजें। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल एंजाइम्स हैं। प्रिंसिपल एंजाइम्स हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज, ट्रांसफॉर्मिलेज, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ट्रांसलोकेज, और फिर कुछ फैक्टर्स भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स 3 हैं, IF1, IF2, IF3, और इलॉन्गेशन फैक्टर्स भी 3 हैं, EFTU और EFTS, ठीक है। तो ये इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप जानते हैं, मैसेंजर आरएनए चाहिए, इसके बारे में आप जानते हैं, आरएनए के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर आरएनए, इसे हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यही एक्चुअली यही ट्रांसफर आरएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो दो ट्रांसलेशन का काम, दुभाषीय का काम करता है। जैसे मोदी कहीं ऐसे देश में जाते हैं जहां हिंदी अंग्रेजी नहीं चलती है, तो क्या करता होता है वहां, कैसे बात करते हैं? एक दुभाषिया बैठा रहता है, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, जो इनकी भाषा को उस भाषा में बदल देगा, फ्रेंच में बदल देगा, और फ्रेंच की भाषा को हिंदी में बना के इनको सुना देगा। तो दुभाषिया कौन हो सकता है? जो दो भाषा जानता है ना। तो जब भी ट्रांसलेशन वही कर सकता है जो दो भाषा जानता हो। हिंदी से अंग्रेजी में कौन ट्रांसलेशन कर सकता है? जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानता हो। तो उसी तरह से मैसेंजर आरएनए तो बस न्यूक्लियोटाइड की भाषा जानता है, पॉलीपेप्टाइड बस अमीनो एसिड की भाषा जानता है। दोनों भाषा जो जानेगा वही तो इस कोड को इस कोड में बदलेगा। जो दोनों भाषा जानेगा वही न्यूक्लियोटाइड की भाषा को अमीनो एसिड की भाषा में बदलेगा।
मैसेंजर आरएनए की भाषा को पॉलीपेप्टाइड की भाषा में बदलेगा, जो दोनों भाषा जानता है। दोनों भाषा कौन जानता है? ट्रांसफर आरएनए। दोनों भाषा कौन कौन सी? न्यूक्लियोटाइड की और अमीनो एसिड की। दोनों भाषा जानने वाला कौन है? ट्रांसफर आरएनए। क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है 20 अमीनो एसिड है ना, तो 20 अमीनो एसिड के लिए 20 ट्रांसफर आरएनए होते हैं अलग अलग। हर अमीनो एसिड का अपना दोस्त होता है उसका ट्रांसफर आरएनए, और वो ट्रांसफर आरएनए उसी अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगा, ठीक, दूसरे से नहीं बाइंड करेगा। हर ट्रांसफर आरएनए अपने ही अमीनो एसिड से बाइंड करेगा। एक तरफ अपने अमीनो एसिड से बाइंड करता है और दूसरी तरफ उसमें एंटी कॉडन होता है जिससे वो मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए, हमारा हाथ ये ट्रांसफर आरएनए, ठीक। और ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये अमीनो एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए अपने अमीनो एसिड से बाइंड किया, और इधर जो एंटी कॉडन है इसके माध्यम से वो मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता है। ठीक वही बाइंड करेगा जहां इस अमीनो एसिड के लिए कॉडन, जहां इस अमीनो एसिड के लिए कॉडन है वहीं बाइंड करेगा। तो बाइंड कर लिया, ये पढ़ लिया, समझ गया कि अच्छा यहाँ पर मेथियोनिन के लिए कॉडन है, ठीक, और मेथियोनिन को ये ऑलरेडी लेकर आया है। तो इस तरह से ये एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है, इंटरप्रेटर का काम। और अगला इंस्ट्रूमेंट है राइबोसोम। राइबोसोम ये वही यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर की पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, और इसमें तीन तीन के ये कॉडन्स है, तीन तीन के ये सब कॉडन्स हैं, है ना। और इसी इसी कोड के अनुसार, इसी कोड के अनुसार ये ट्रांसफर आरएनए यहां बाइंड कर रहे हैं, और ये जो यहां पर कोड है उसी कोड का अपना अमीनो एसिड लेकर आए। ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आए। कौन सा अमीनो एसिड? जिसका ये कोड है। ये अमीनो एसिड ले आया जिसका ये कोड है। तो इस कोड के अनुसार ट्रांसफर आरएनए यहाँ आके बाइंड करते हैं और अपना अमीनो एसिड लेके आते रहते हैं। और यहाँ पर आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म इसका कि ये कैसे एक अमीनो एसिड यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन ये बन जाती है, ठीक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इतने ही पर इसको भी बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इस प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू।